हाय एवरीवन। सबको स्टडी आईएएस विद आर के यादव में स्वागत है। जैसा कि मैं वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना न भूलें ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। बच्चों, ये हमारा यूपीएससी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चनों की श्रृंखला है। अगर आप प्रीवियस ईयर्स के प्रश्नों को हल करना सीख गए तो हम ये दावा कर सकते हैं कि हाँ, हम बेहतर तरीके से किसी भी प्रश्न का उत्तर लिखना सीख जाएंगे। आपको कहीं से किसी भी प्रश्न को हल करने में कठिनाई नहीं होगी। ये हमारा प्रयास निरंतर जारी रहेगा कि आपको अधिक से अधिक प्रीवियस ईयर्स के प्रश्नों को हल कराया जाए। प्रश्न है, आज यूपीएससी मेंस 2014 जीएस पेपर 4 से क्वेश्चन ले रहा हूँ। क्वेश्चन है, आप अनाप शनाप न सहने वाले ईमानदार अधिकारी हैं। आपका तबादला एक सुदूर जिले में एक ऐसे विभाग के प्रमुख के रूप में कर दिया गया है जो अपनी आदर्शता और संवेदनशीलता के लिए कुख्यात है। आप पाते हैं कि इस घटिया कार्यस्थिति का मुख्य कारण कर्मचारियों के एक भाग में अनुशासनहीनता है। वह स्वयं तो कार्य करते नहीं हैं और दूसरे के कार्य में भी गड़बड़ी पैदा करते हैं। सबसे पहले अपने उत्पातियों को सुधार जाने की अन्यथा अनुशासनिक कार्रवाई का सामना करने की चेतावनी दी। जब इस चेतावनी का ना के बराबर असर हुआ तब आपने नेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। इसके बदले के रूप में उन्होंने अपने बीच की एक महिला कर्मचारी को आपके विरुद्ध महिला आयोग में यौन उत्पीड़न की एक शिकायत दायर करने के लिए भड़का दिया। आयोग ने तुरंत आपका स्पष्टीकरण मांगा। आपको इससे आगे भी लज्जित करने के लिए मामला मीडिया में भी प्रसारित किया गया। इस स्थिति से निपटने के विकल्पों में से कुछ निम्नलिखित हो सकते हैं। पहला पॉइंट है, आयोग को अपना स्पष्टीकरण दे दीजिए और अनुशासनिक कार्रवाई पर नरमी बरतिए। दूसरा पॉइंट है, आयोग को नज़रअंदाज कर दीजिए और अनुशासनिक कार्रवाई को मजबूती के साथ आगे बढ़ाइए। तीसरा पॉइंट है, अपने उच्च अधिकारियों को संक्षेप में अवगत करा दीजिए, उनसे निर्देश मांगिए और उनके अनुसार कार्य कीजिए। कोई अन्य संभव विकल्प सुझाइए, सभी का मूल्यांकन कीजिए और अपने कारण बताते हुए सबसे अच्छा विकल्प स्पष्ट कीजिए। सबसे पहले प्रश्न को हमें सावधानीपूर्वक पढ़ना है। प्रश्न की बारीकियों को हमें अच्छी तरह समझ करके प्रश्न में जो जो पूछ रहा है उसके अनुसार हमें उत्तर देने का प्रयास करेंगे। अब हम सबसे पहले संक्षिप्त में भूमिका को लिखेंगे। इस केस स्टडी में एक ईमानदार अधिकारी को कर्मचारियों के एक वर्ग से अनुशासनहीनता और व्यवधान का सामना करना पड़ रहा है। उपद्रवी अधिकारी के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराते हैं। अब मुख्य भाग पर चलते हैं। विकल्प 1 के अनुसार आयोग को स्पष्टीकरण देना और अनुशासनात्मक कार्रवाई पर नरम रुख अपनाना। अब हम इसके गुण और दोष के बारे में देखेंगे। गुण के बारे में, महिला आयोग में शिकायत का त्वरित निराकरण करना। दूसरा पॉइंट है, मुद्दे को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने में मदद मिल सकती है। ठीक, अब हम उसके दोष के बारे में देखेंगे। अनुशासनहीनता और व्यवधान के प्रति उदारता का संदेश देता है। दूसरा पॉइंट है, समस्या के मूल कारण को प्रभावी ढंग से संबोधित नहीं किया जा सकता है। अब हम दूसरे विकल्प के अनुसार उत्तर देंगे। आयोग पर ध्यान न देना और अनुशासनात्मक कार्रवाई के साथ दृढ़ता से आगे बढ़ना। हम इसके गुण के बारे में देखें। अधिकार का दावा करता है और अनुशासनहीनता के प्रति
शून्य सहिष्णुता का संदेश देता है। दूसरा पॉइंट है विभाग में निष्पक्षता और अनुशासन के सिद्धांतों को कायम रखता है। अब हम इसके दोष के बारे में देखेंगे। स्थिति बिगड़ सकती है और आगे टकराव उत्पन्न हो सकता है। परिणाम स्वरूप कानूनी जटिलताएं हो सकती हैं और प्रतिष्ठा को ठेस पहुंच सकती है। विकल्प तीसरा है उच्च अधिकारियों को संक्षिप्त जानकारी देना, दिशा निर्देश लेना और तदनुसार कार्य करना। अब हम गुण के बारे में देखेंगे। यह सुनिश्चित करता है कि निर्णय संगठनात्मक नीतियों और कानूनी आवश्यकताओं के अनुरूप है। अब दूसरा पॉइंट, यह उच्च अधिकारियों से मार्गदर्शन और समर्थन चाहता है। अब हम इसके दोष के बारे में देखेंगे। परिणाम स्वरूप समस्या के समाधान में विलंब हो सकता है। निर्णय लेने के लिए उच्च अधिकारियों पर निर्भरता उत्पन्न कर सकता है। विकल्प फोर्थ है निष्पक्ष आंतरिक जांच शुरू करना। अब हम इसके गुण के बारे में देखेंगे। शिकायत और बड़े मुद्दों के समाधान के प्रति प्रतिबद्धता प्रदर्शित करता है। निष्पक्ष एवं पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करता है। अब हम इसके दोष के बारे में देखेंगे। जांच प्रक्रिया में समय और संसाधन लग सकते हैं। ऐसे मामलों से निपटने के लिए निष्पक्ष समिति सदस्यों और विशेषज्ञता की आवश्यकता होगी। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं, क्योंकि हमको पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। अगर हम ज़्यादा विस्तार से लिखेंगे तो उत्तर लंबा होने का चांसेस रहेगा और आपका प्रश्न भी छूट सकता है। अब हम निष्कर्ष पर चलते हैं। कार्रवाई का सर्वोत्तम तरीका विकल्प 3 और विकल्प 4 का संयोजन हो सकता है। उच्च अधिकारियों को जानकारी देना संगठनात्मक नीतियों का अनुपालन सुनिश्चित करता है, जबकि आंतरिक जांच शुरू करने से शिकायत और अनुशासनहीनता के अंतर्निहित मुद्दे का समाधान होता है। तीसरा पॉइंट है यह दृष्टिकोण स्थिति से निपटने में निष्पक्षता, पारदर्शिता एवं जवाबदेही को सुनिश्चित करता है। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। मान लीजिए कि आप ऐसी कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ हैं जो एक सरकारी विभाग के द्वारा प्रयुक्त विशेषीकृत इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाती है। आपने विभाग को उपस्कर की पूर्ति के लिए अपनी बोली पेश कर दी है। आपके ऑफर की गुणवत्ता और लागत दोनों आपके प्रतिस्पर्धियों से बेहतर हैं। इस पर भी संबंधित अधिकारी टेंडर पास करने के लिए मोटी रिश्वत की मांग कर रहा है। ऑर्डर की प्राप्ति आपके और आपकी कंपनी दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। ऑर्डर न मिलने का अर्थ होगा उत्पादन रेखा का बंद कर देना। यह आपके स्वयं के करियर को भी प्रभावित कर सकता है। फिर भी मूल्य सचेत व्यक्ति के रूप में आप रिश्वत देना नहीं चाहते हैं। रिश्वत देने और ऑर्डर प्राप्त कर लेने तथा रिश्वत देने से इनकार करने और ऑर्डर को हाथ से निकल जाने दोनों के लिए वैध तर्क दिए जा सकते हैं। ये तर्क क्या हो सकते हैं? क्या इस धर्म संकट से बाहर निकलने का कोई बेहतर रास्ता हो सकता है? यदि हाँ, तो इस तीसरे रास्ते की अच्छाइयों की ओर इंगित करते हुए उसकी रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए। हमको इसे 250 शब्दों में उत्तर को लिखना है। पहले हम प्रश्न को समझेंगे, उसके बाद भूमिका को लिखेंगे। अब भूमिका हमें संक्षिप्त में लिखना है। सीईओ के सामने सरकारी आदेश हासिल करने के लिए रिश्वत देने या इनकार करने और आदेश को खोने का जोखिम उठाने का विकल्प होता है। कार्रवाई की दिशा तय करने में वित्तीय लाभ और नैतिक सत्यनिष्ठा को संतुलित करना महत्वपूर्ण है। अब हम मुख्य भाग पर चलते हैं सीधे। रिश्वत देने और ऑर्डर प्राप्त करने के लिए तर्क। नंबर 1 है वित्तीय लाभ।
रिश्वत देने से ऑर्डर सुरक्षित हो सकता है और कंपनी की वित्तीय स्थिरता और वृद्धि सुनिश्चित हो सकती है। यह कर्मचारियों की नौकरियों और आजीविका की रक्षा कर सकता है। दूसरा पॉइंट है प्रतिस्पर्धात्मक लाभ। ऑर्डर जीतने से बाजार में कंपनी की स्थिति मजबूत हो सकती है और उसकी प्रतिष्ठा बढ़ सकती है, जिससे भविष्य में व्यावसायिक अवसर बढ़ सकते हैं। रिश्वत देने से इनकार करने और ऑर्डर खोने का जोखिम उठाने से संबंधित तर्क के बारे में हम देखेंगे। नंबर 1 है नैतिक सत्यनिष्ठा। नैतिक मूल्यों को कायम रखना और भ्रष्ट आचरण में भाग लेने से इनकार करना व्यक्तिगत और संगठनात्मक सत्यनिष्ठा के लिए महत्वपूर्ण है। यह हितधारकों के साथ विश्वास बनाए रखता है और सकारात्मक प्रतिष्ठा बरकरार रखता है। दूसरा पॉइंट है दीर्घकालिक स्थिरता। इस दीर्घकालिक स्थिरता रिश्वत देने से इनकार करके कंपनी निष्पक्ष व्यावसायिक प्रथाओं के प्रति प्रतिबद्धता प्रदर्शित कर सकती है और नैतिक भागीदारों, ग्राहकों और कर्मचारियों को आकर्षित कर सकती है, जिससे दीर्घकालिक स्थिरता प्राप्त हो सकती है। इस दुविधा से निकलने का एक बेहतर तरीका है कानूनी और नैतिक विकल्प तलाशना। अब बेहतर तरीका के बारे में जानेंगे। कानूनी और नैतिक विकल्प तलाशना। नंबर 1 पारदर्शिता और दस्तावेजीकरण। नैतिक व्यावसायिक प्रथाओं के प्रति कंपनी की प्रतिबद्धता के बारे में संबंधित अधिकारी और विभाग के साथ संवाद कीजिए। ऑफर की बेहतर गुणवत्ता और लागत प्रभावशीलता का व्यापक दस्तावेजीकरण प्रदान कीजिए। दूसरा पॉइंट है उच्च अधिकारियों से जुड़े रिश्वतखोरी के मुद्दे को संबोधित करने और निष्पक्ष मूल्यांकन एवं अनुमोदन प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करने के लिए सरकारी विभाग के भीतर उच्च स्तरीय अधिकारियों से समर्थन और हस्तक्षेप की मांग करें। तीसरा पॉइंट है व्हिसल ब्लोअर सुरक्षा। यदि आवश्यक हो तो व्हिसल ब्लोअर के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए संबंधित भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसियों को रिश्वतखोरी के प्रयास की रिपोर्ट करने पर विचार करना। अब हम तीसरे तरीके के गुण के बारे में देखें। कोई अन्य तरीका। नंबर 1 है सिद्धांतों का पालन। कंपनी अपने नैतिक मूल्यों को बनाए रखती है और अपनी सत्यनिष्ठा और प्रतिष्ठा को बनाए रखते हुए भ्रष्ट आचरण में शामिल होने से इनकार करती है। दूसरा पॉइंट है प्रणालीगत परिवर्तन को बढ़ावा देना। रिश्वतखोरी के प्रयास की रिपोर्ट करके और उच्च अधिकारियों को शामिल करके कंपनी भ्रष्टाचार को उजागर करने और पारदर्शिता तथा जवाबदेही की संस्कृति को बढ़ावा देने में योगदान देती है। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। वैकल्पिक समाधानों पर विचार करना महत्वपूर्ण है जो सत्यनिष्ठा को प्राथमिकता देते हैं और खरीद प्रक्रिया में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा और पारदर्शिता के रास्ते तलाशते हैं। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। रामेश्वर ने गौरवशाली सिविल सेवा परीक्षा को सफलतापूर्वक पास कर लिया और वह ऐसे शुभ अवसर से अभिभूत था जो सिविल सेवा के माध्यम देश की सेवा करने के लिए उसको मिलने वाला था। परंतु सेवा का कार्य ग्रहण करने के शीघ्र बाद उसने महसूस किया कि वस्तु स्थिति उतनी सुंदर नहीं है जितना उसने कल्पना की थी। उसने अपने विभाग में व्याप्त अनेक अनाचार पाए। उदाहरण के रूप में विभिन्न योजनाओं और अनुदानों के अधीन निधियां दुर्विनियोजित की जा रही थी। सरकारी सुविधाओं का अक्सर अधिकारियों और स्टाफ द्वारा व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। कुछ समय के बाद उसने यह भी देखा कि स्टाफ को भर्ती करने की प्रक्रिया भी दोषपूर्ण थी। भावी उम्मीदवारों को एक परीक्षा लिखनी होती थी जिसमें काफ़ी नकलबाजी चलती थी। कुछ उम्मीदवारों को परीक्षा में सहायता भी प्रदान की जाती थी। रामेश्वर ऐसी घटनाओं को
अपने वरिष्ठों की नज़र में लाया, परंतु इस पर उसको अपनी आंखें, कान और मुख बंद रखने और इन सभी चीज़ों को नज़रअंदाज करने की सलाह दी गई। यह बताया गया कि सब उच्चतर अधिकारियों की मिलीभगत से चल रहा था। इससे रामेश्वर को का भ्रम टूटा और वह व्याकुल रहने लगा। वह सलाह के लिए आपके पास आता है। ऐसे विभिन्न विकल्प सुझाइए जो आपके विचार में ऐसी परिस्थिति में रामेश्वर के लिए उपलब्ध है। इन विकल्पों का मूल्यांकन करने और सर्वाधिक उचित रास्ता अपनाने में आप उसकी किस प्रकार सहायता करेंगे। बच्चों, जब तक आप प्रीवियस ईयर्स के प्रश्नों को ऐसा विधिवत हल करके नहीं जाएंगे, तब तक आप ऐसे प्रश्नों को आसानी से नहीं हल कर सकते। अगर हाँ, आप प्रीवियस ईयर्स के प्रश्नों को तैयार किए हैं तो आप प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। अब हम सीधे भूमिका पर चलते हैं। इस केस स्टडी में एक सिविल सेवा अधिकारी रामेश्वर को अपने विभाग में कई अनियमितताओं का पता चलता है और वह स्थिति से निपटने के बारे में सलाह मांगता है। हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। अनाचारों का सीधा मुकाबला करना। अब हम इसके गुण के बारे में, यह भ्रष्टाचार के विरुद्ध खड़े होने में साहस एवं सत्यनिष्ठा का प्रदर्शन करता है। इससे तत्काल कार्रवाई और संभावित सुधार हो सकते हैं। हम इसके दोष के बारे में देखेंगे। उच्च अधिकारियों और सहकर्मियों से प्रतिरोध, धमकियों या प्रतिशोध का सामना करना पड़ सकता है। दूसरा पॉइंट है, साक्ष्य जुटाना चुनौतीपूर्ण और जोखिम भरा हो सकता है। अब अनुभवी परामर्शदाता से मार्गदर्शन लेना, इसके गुण और दोष के बारे में देखेंगे। नंबर 1 पॉइंट है, सम्मानित व्यक्तियों के अनुभव और ज्ञान से लाभ मिलेगा। जटिल प्रणालियों को नेविगेट करने और संभावित परिणामों को समझने में पर मार्गदर्शन प्राप्त होता है। अब हम इसके दोष के बारे में देखेंगे। व्यक्तिगत सुरक्षा या करियर संबंधी चिंताओं के कारण सलाहकार सावधानी बरतने या निष्क्रियता की सलाह दे सकते हैं। दूसरा पॉइंट है, प्रत्यक्ष कार्रवाई के बिना प्रणालीगत परिवर्तनों पर सीमित प्रभाव। अब हम विसल ब्लोइंग के बारे में देखेंगे, इसके गुण और दोष। जनता, मीडिया और संबंधित अधिकारियों के सामने भ्रष्टाचार को उजागर करता है। दूसरा पॉइंट, स्वतंत्र जांच और संभावित कानूनी कार्रवाइयों को प्रेरित करता है। अब हम इसके दोष के बारे में देखेंगे। उच्च व्यक्तिगत जोखिम, जिनमें धमकियां, उत्पीड़न और करियर में असफलताएं शामिल हैं। कानूनी सुरक्षा और विसल ब्लोअर समर्थन अपर्याप्त हो सकता है। अब हम गुमनाम रूप से दस्तावेजीकरण और रिपोर्टिंग के बारे में देखेंगे। नंबर 1 है गुण के बारे में, यह रामेश्वर को गुमनामी बनाए रखने और व्यक्तिगत सुरक्षा की रक्षा करने की अनुमति देता है। दूसरा पॉइंट, यह सुनिश्चित करता है कि जानकारी सही अधिकारियों, मीडिया या संगठनों तक पहुंचे। अब हम इसके दोष के बारे में देखते हैं। सक्रिय रूप से भाग लेने या अतिरिक्त साक्ष्य प्रदान करने की सीमित क्षमता है। दूसरा पॉइंट है, रिपोर्ट किए गए मुद्दे की प्रगति पर नज़र रखना कठिन है। अब हम इसके उपयुक्त विकल्प के बारे में समझेंगे। नंबर 1 पॉइंट है, अब हम उपयुक्त विकल्प के बारे में देखें। पहला है, दूसरा विकल्प रामेश्वर को तुरंत अपने आप को बड़े जोखिमों में डाले बिना समर्थन और ज्ञान प्राप्त करने की अनुमति देता है। दूसरा है, यह उसे अधिक जानकारी एकत्र करने, मौजूदा तंत्र का मूल्यांकन करने और संभावित दीर्घकालिक रणनीतियों पर विचार करने में सक्षम बनाता है। तीसरा पॉइंट है, इसके अतिरिक्त सलाहकार नौकरशाही संरचनाओं और संभावित करियर निहितार्थों को कैसे नेविगेट करना है, इस पर बहुमूल्य सलाह दे सकते हैं। अब हम इसके निष्कर्ष पर देखते हैं। निर्णय लेने से पहले रामेश्वर के लिए विशिष्ट संदर्भ, संगठनात्मक संस्कृति और व्यक्तिगत परिस्थितियों पर सावधानीपूर्वक विचार करना महत्वपूर्ण है।
उसे प्रत्येक विकल्प के साथ संभावित प्रभाव, जोखिम और अपने स्वयं के सुविधा के स्तर को तौलना चाहिए। तीसरा पॉइंट है कानूनी सलाह लेना, वकालत समूहों से जुड़ना या भ्रष्टाचार विरोधी क्षेत्र के विशेषज्ञों से परामर्श करना सबसे उपयुक्त रास्ता चुनने में आगे मार्गदर्शन प्रदान कर सकता है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। हमारे देश में ग्रामीण लोगों का कस्बों और शहरों की ओर प्रसरण तेजी के साथ बढ़ रहा है। यह ग्रामीण और नगरीय दोनों क्षेत्रों में विकट समस्याएं पैदा कर रहा है। वास्तव में स्थिति यथार्थ में अप्रबंधनीय होती जा रही है। क्या आप इस समस्या का विस्तार से विश्लेषण कर सकते हैं और इस समस्या के लिए जिम्मेदार न केवल सामाजिक, आर्थिक, वर्ण, भावनात्मक और अभिवृत्तिक कारकों को बता सकते हैं, साथ ही स्पष्ट रूप से उजागर कीजिए कि क्यों। नंबर 1 है शिक्षित ग्रामीण युवा शहरी क्षेत्रों में स्थानांतरित होने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट है भूमिहीन निर्धन लोग नगरीय मलिन बस्तियों में प्रदर्शन कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट है यहाँ तक कि कुछ किसान अपनी ज़मीन बेच रहे हैं और शहरी क्षेत्रों में छोटी मोटी नौकरियां लेकर बसने की कोशिश कर रहे हैं। आप कौन से साध्य कदम सुझा सकते हैं जो हमारे देश की इस गंभीर समस्या का नियंत्रण करने में प्रभावी होंगे? हमें इसे 250 शब्दों में उत्तर देना है। हम सीधे भूमिका पर चलते हैं। हमारे देश में ग्रामीण शहरी प्रवास की समस्या जटिल एवं बहुआयामी है। इस मुद्दे में योगदान देने वाले सामाजिक आर्थिक कारकों में ग्रामीण क्षेत्रों में सीमित रोजगार के अवसर, बुनियादी सुविधाओं और बुनियादी ढांचे की कमी, संसाधनों का असमान वितरण और जीवन की बेहतर गुणवत्ता की आकांक्षाएं शामिल हैं। इसके अतिरिक्त अवसरों के केंद्र के रूप में शहरों की धारणा, सामाजिक स्थिति और बेहतर शिक्षा एवं स्वास्थ्य देखभाल की इच्छा जैसे भावनात्मक और व्यवहारिक कारक भी भूमिका निभाते हैं। अब हम मुख्य भाग पर चलते हैं। बेहतर रोजगार की संभावनाओं, उच्च शिक्षा और व्यावसायिक विकास के अवसरों तक पहुंच तथा आधुनिक जीवन शैली की इच्छा के कारण शिक्षित युवा प्रायः शहरी क्षेत्रों में स्थानांतरित होने के लिए प्रेरित होते हैं। दूसरा पॉइंट है भूमिहीन गरीब लोग रोजगार और आय सृजन गतिविधियों की तलाश में शहरी मलिन बस्तियों की ओर पलायन करते हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र सीमित आजीविका विकल्प प्रदान कर सकते हैं। वह प्रायः अनौपचारिक क्षेत्र से आकर्षित होते हैं जो लचीली कार्य व्यवस्था प्रदान करते हैं। तीसरा पॉइंट है कुछ किसान ऋणग्रस्तता, फसल की विफलता, कृषि लाभप्रदता की कमी और शहरी रोजगार के माध्यम से पॉइंट सी है कुछ किसान ऋणग्रस्तता, फसल की विफलता, कृषि लाभप्रदता की कमी और शहरी रोजगार के माध्यम से। तीसरा पॉइंट है कुछ किसान ऋणग्रस्तता, फसल की विफलता, कृषि लाभप्रदता की कमी और शहरी रोजगार के माध्यम से अधिक स्थिर आय की आशा जैसे विभिन्न कारणों से अपनी ज़मीन बेच देते हैं और शहरी क्षेत्र में चले जाते हैं। इस समस्या को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित संभावित कदम सुझाए जा सकते हैं। नंबर 1 है ग्रामीण विकास। प्रवासन को बढ़ावा देने वाले कारकों को कम करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और रोजगार के अवसरों में सुधार पर ध्यान केंद्रित करना। दूसरा पॉइंट है कृषि सुधार। ऐसी नीतियां लागू कीजिए जो कृषि उत्पादकता बढ़ाएं, वित्तीय सहायता प्रदान करें और सतत कृषि पद्धतियों को बढ़ावा दें। इससे किसान अपनी ज़मीन छोड़ने और शहरी आजीविका की तलाश करने से हतोत्साहित होंगे। तीसरा पॉइंट है कौशल विकास। युवाओं को विपणन योग्य कौशल से युक्त करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम और व्यावसायिक शिक्षा प्रदान कीजिए, जिससे उन्हें स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर मिल सकें।
अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। ग्रामीण शहरी प्रवास को प्रेरित करने वाले सामाजिक, आर्थिक, भावनात्मक और व्यवहारिक कारकों को संबोधित करके तथा व्यापक रणनीतियों को लागू करके हम इस गंभीर समस्या को नियंत्रित करने और देश भर में अधिक संतुलित और सतत विकास करने की दिशा में कार्य कर सकते हैं।